ये ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि फ़ैन वॉर चलता है कि शाहरुख खान वर्सेस प्रभास, ये बहुत बड़ा फ़ैन वॉर है। लोग सुनते ही नहीं, लोगों को लॉजिक से मतलब नहीं, अपने स्टार से मतलब है बस। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार दोनों एक ही डेट पे फिल्म आई थी और मैंने दोनों का रिव्यू बनाया था। दोनों फिल्म सेम थी, बट आई एम श्योर जूते हर जगह से पड़ गए होंगे। हाँ। अगर आपने कुछ भी गलत बोला होगा तो उनके फैंस ने आपको बहुत धो डाला होगा। अरे धोया था, अच्छे से धोया था। ये हाल फिलहाल में हुआ था कि फ्लैश मूवी देखने के लिए मुझे मुंबई बुलाया गया था और मैं पहली बार तब फ्लाइट में बैठा था। ओह वाह, तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसी समय सारी मूवीज याद आ जाती जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था। हल्का सा भी टिल्ट करा था तो भाई आराम से चला यार, क्या कर रहा है। और फिर ये हुआ कि उसके जो मूवी के डायरेक्टर्स हैं, वो भाई बहन है डायरेक्टर्स, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या लोग अभी भी कॉमिक्स पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा। जैसे बचपन में मिला करती थी, अभी भी मिलती हैं कॉमिक्स? हाँ मिलती है, पर अभी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है। यूट्यूब पे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीका है तो एडसेंस वाला है। सबके लिए की चीज़ है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम करना है, फिर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, जिसके बाद आप ऐड चला सकते हो। सुपर चैट आपको आ सकती है अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो। अभी पिछले साल ही आई थी, 2 मूवीज़ आई थी। एक तो आदिपुरुष जो सही में बेकार फिल्म थी, उसका जो एनिमेशन तो गंदा था ही, चीज़ें करी थी, जो लुक दिया था लोगों प्लस को, जो डायलॉग्स दिए थे, डायलॉग सब कुछ बेकार था। पिछले साल की एनिमल भी बड़ी बढ़िया थी। ये जो आपका द सुपर हीरो प्रो जो फर्स्ट चैनल था, ये बाद में जाके बंद हो गया था, किस रीजन से बंद हुआ था? ये हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कौन सी वीडियो में किस समय पर मैंने गलत बोला है। उन्होंने ऐसे कहा कि हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट। एसी में गेम खेल रहा हूँ और फिर ईमेल देखा मैंने, एसी में पसीने छूट गए मेरे तो। खवागनी एंड वेलकम टू एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु तोमर। और आज हमारे साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। अभी तक आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से मिले हैं, एक्ट्रेस से मिले हैं और काफ़ी अलग अलग फील्ड वाले लोगों से मिले हैं, पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर जिनका नाम है विश्वजीत सिंह शेखावत और इनके चैनल का नाम है विश। सो वेलकम टू आवर शो विश्वजीत। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी परफेक्टली फाइन हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा विश्वजीत कि ये यूट्यूब में कैसे आपकी रुचि हुई और आपने कैसे इसकी शुरुआत करी? क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये प्लान आया कि हाँ मुझे एक यूट्यूबर बनना है? तो इसकी स्टार्टिंग मतलब यूट्यूब से तो नहीं हुई थी, सबसे पहले इंस्टाग्राम से हुई थी। तो वहाँ पे मतलब जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तो तब काफ़ी मतलब पॉपुलर हो रही थी ये चीज़ें, क्योंकि इंटरनेट उस समय वो जियो की वजह से पूरा फैल रखा था हर जगह पे। तो हम लोग फ्रेंड्स लोग देखते थे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को कि हाँ सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, कोई कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई मूवीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, कोई सुपर हीरोज़ का एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर एक दोस्त आया स्कीम के साथ में कि एडसेंस से मतलब है ना कुछ तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। देखा कि चलो पार्ट टाइम यही कर लेते हैं। तो एडसेंस से करने के लिए उसको वो करना पड़ता है। क्या चीज़ बताई आपने? गूगल एडसेंस। एडसेंस, हाँ मतलब ये जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म है, अगर वहाँ पे आपको अर्निंग करनी है ना, तो उसके लिए आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए और वो वेरीफाई सब कुछ मतलब उस हिसाब से होता है। सारा जो पैसा है वो एडसेंस में आता है ऐसा। सो बेसिकली आपके पास में एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द गूगल जर्नी। इसके बारे में और बात करेंगे, पर आप तब तक कंटिन्यू करिए। तो एडसेंस का था, तो उसमें ये था कि उसको अप्रूव करवाना था। अब उस समय रूल्स अलग थे, 2017 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसमें उस समय ये था कि अगर आपके पास यूट्यूब पे थोड़े बहुत व्यूज़ है ना, तो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। और एडसेंस हम अर्निंग किसी और तरीके से कर रहे थे, पर फिलहाल ये गोल था कि एक यूट्यूब चैनल बनाना है और उस पर व्यूज़ लेके आने, कैसे भी कुछ भी बनाओ। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स से हमने मिलकर स्टार्ट किया और पहली वीडियो डाली थी कि उस समय एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आने वाली थी, तो उसका कुछ ट्रेलर वगैरह आ रखा था। तो ऐसे डाल दिया कि कौन कौन से एवेंजर्स इसमें होने वाले हैं। तो वीडियो डाली और लग रहा था कि ज़्यादा कितने व्यूज़ आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे, वो भी शेयर करके। सोया सुबह उठा तो देखा उस पर 1000 व्यूज़ हो चुके थे। वाओ! तो लगा कि यार कुछ तो कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे अब कोई अगला बड़ा स्टार है तो शायद वो हम लोग ही होंगे। ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर वो कंटिन्यू करा, पर उस पर क्या कि बहुत ज़्यादा हमने गड़बड़ कर दी थी। कुछ भी वीडियो बना के डाल रहे थे, उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी ना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कोई गाइड करने को भी नहीं था। तो फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर दिया।
कि और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम कर लेते, वहाँ से ले आऊँगा मैं व्यू, ये गोल था कि व्यूज़ मैं वहाँ से ले आऊँगा इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाता था, कॉलेज में से बस में जा रहे कॉलेज में, तो वो 1 घंटे का फ्री टाइम है, तो वहाँ पे मैंने पोस्ट बना ली, 3 दिन की 3 पोस्ट डाल दी। और ऐसे से करते करते एक स्कीम समझ में आ गई मुझे इंस्टाग्राम की। उस समय जो एल्गोरिदम थी, अब तो चेंज हो चुकी है, उस समय समझ में आ गया था कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे तो लाइक्स आ जाएंगे अपने को, और भर भर के लाइक्स आ रहे थे। और ऐसे करते करते मैंने 1 साल के अंदर उसमें 100 के तो कर लिए थे। सो इसकी शुरुआत बेसिकली गूगल एडसेंस से Google हुई, AdSense से फिर उसके बाद में आप इंस्टाग्राम पे पहुंचे और फिर आई थिंक वापस आप यूट्यूब पे आए हाँ, हैं। मतलब घूम फिर के आना यूट्यूब पे था, लेकिन मैं उल्टे रास्ते गया हूँ बिल्कुल। ओके ओके। सब जगह एक्सपेरिमेंट करके, तो ऐसे इंस्टाग्राम पे मैंने करे। फिर ये हो गया था कि अब फाइनल ईयर आ चुका था, मतलब फाइनल ईयर नहीं, फाइनल ईयर से हाँ 1 साल पहले 2019 में ये सोचा कि चलो अब इंस्टाग्राम पे मैंने कर लिया, 1 लाख फॉलोअर्स कर लिया, अब यूट्यूब की बारी है, तो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं। उस समय मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अभी जो फ्रेंड्स हैं, वो उस समय पॉपुलर काफ़ी थे। 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनका चैनल है सुपर और देसी नर्ड करके, तो देखा कि हाँ इनके जैसा चैनल बनाता हूँ। बनाया, 1-2 वीडियोज़ डाली, फिर पता चला कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके। तो फिर वही वापस पढ़ाई में फोकस किया और उसको बंद कर दिया। मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी, वो आज की अगर मैं आज भी देखूँ ना उन वीडियोस को, वैसे तो डिलीट कर दी मैंने, पर मेरे पास पड़ी है वो, क्योंकि वो बहुत ही पुराना चैनल था, तो उसको देखूँ ना मैं वीडियोस को, अच्छी वीडियोस थी उस समय के हिसाब से, लेकिन फिर मैंने उसको आइडिया को ड्रॉप किया। फिर मैं 2020 में पास आउट हुआ और मेरी जॉब भी लग गई थी। जॉब लगी तो मतलब वहाँ मेरे को मज़ा नहीं आया काम करने में। मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे नहीं लगता मुझसे जॉब हमेशा के लिए जॉब हो जाएगी, कुछ दिन के लिए कर सकता हूँ, हमेशा के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो और वहाँ पे भी कुछ बात हो गई थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी और फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। लेकिन इस बार मतलब मैं कहता कि फुल प्लान के साथ में कि ये चीज़ें मेरे को करनी है। फिर मैंने मतलब इस बार मैंने एकदम क्वालिटी के साथ में वीडियोस डाली। सबसे पहले तो मैंने देख लिया कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें कर रहा है और मेरे को उनसे बेटर करना है, तो मैंने उस हिसाब से वीडियोस बनाई। काफ़ी वीडियोस डाल चुका था, 30-35 वीडियोस हो गई थी, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस था नहीं। फिर एक वीडियो चली मेरी, एक वीडियो चली तो सीरीज़ में जितनी थी सारी चलने लगी। फिर 2-3 महीने हुए तो 20,000 वो सब्सक्राइबर्स हो गए, 8 महीने हुए तो ऑलमोस्ट 100 के टच करने वाला था। तो ऐसे करके वो चैनल मेरे मतलब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब की जो जर्नी आपने स्टार्ट करी, जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि जो फैमिलीज होती हैं वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स होती हैं, तो क्या आपकी फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया या फिर इस तरीके की परिवार में बातें नहीं चली कि ये क्या कर रहा है तू और ये क्या क्या स्टार्ट कर रहा है, कोई जॉब क्यों नहीं करता है? नहीं, अब जॉब कर ही रहा था, लेकिन उस समय कोविड का टाइम था और मेरे जॉब वालों ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया था कि मेरी मम्मी भी कह रही थी कि जॉब छोड़ दे, क्योंकि वो मुझे कोविड के टाइम पे बुला रहे थे। ओके ओके। जो कि किसी को भी वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था घर पे कि जाने देंगे इस समय पे। तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया जॉब। हाँ ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि दूसरी तो करूंगा, लेकिन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो यूट्यूब पे जब नंबर दिखे ना इनको, घर वालों को नंबर दिखे, तो लगा कि यार ठीक है अब जो भी कर रहा है करते रहने दो। कभी मना किसी चीज़ के लिए किया नहीं, कुछ गलत तो कर नहीं रहा, यूट्यूब भी तो कर रहा हूँ, और इतना तो हाँ सपोर्ट दिखाया था। फिर जब अर्निंग होने लगी तो कोई क्यों मना करेगा, कि जब नंबर्स दिख रहे, सिल्वर बटन आ चुका है, ओके। तो अब मना करके क्या फ़ायदा। तो जो आपका ये जो जहाँ तक मुझे याद है कि एक फर्स्ट चैनल हुआ करता था आपका, हाँ। सुपर हीरो प्रो, सुपर हीरो इफ प्रो। आई एम राइट, तो इस चैनल के बारे में बताइए, आपने क्या क्या इसमें डाला था और क्या क्या किस तरीके के वीडियोस आपने बनाए थे? तो बचपन से इंटरेस्ट था सुपर हीरोज़ वगैरह में, क्योंकि वही बैटमैन सुपरमैन देखे थे, सीरीज़ वगैरह देखी थी, तो लगा था कि हाँ चलो इसी में ही कुछ कर लेते हैं, आसान भी लगता है थोड़ा, इतना मुश्किल है नहीं करना। तो इसमें मैंने पहले कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन की वीडियोस डाली थी, वो उतनी चली नहीं। फिर मैंने कहा चलो मूवीज, किसकी वीडियोस? कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन की, Okay, कोई कॉमिक है comics, तो उसको okay. वो इंग्लिश में होती है। क्या लोग अभी भी कॉमिक्स पढ़ते हैं? बहुत ज़्यादा। ओके और अब अभी तो कॉमिक्स नहीं, मांगा का हो गया, जापानीज कॉमिक्स जिनको कह लो। ओके। तो उनका- क्या ये जैसे बचपन में मिला करती थी, अभी भी मिलती हैं कॉमिक्स? हाँ मिलती है, पर अभी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी है, ओह कॉमिक्स, बहुत कॉस्टली। ओह रियली? क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी टीनेजर्स क्या मतलब लोग 30 के ऊपर के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं, मांगा और कॉमिक्स वगैरह सब पढ़ते हैं लोग। आपने अभी बताया कि कॉमिक्स काफ़ी फैशनेबल हैं अभी भी और बहुत महंगी हो गई हैं, पर अभी कल्चर क्या चल रहा है कॉमिक्स का, मांगा का और एनीमे का? तो ऐसा है कि बचपन में हम लोग एनीमे देखते थे, तब पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीज़ है। बस उस समय तो लगता था कि ठीक है, बाकी शोज़ देख रहे हैं तो ये भी देख लिया, ड्रैगन बॉल जी भी देख लिया। फिर अभी क्या हुआ कि ये अचानक से ट्रेंड में आ गए कोविड के आसपास, ओके। कि कुछ एनीमे जैसे अटैक ऑन टाइटन है, डेथ नोट है, लोगों ने देखा, उस समय फ्री थे लोगों ने देखा और लोगों को पता चला कि
एनिमे के अंदर स्टोरी बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, जो आप चीज़ें लाइव एक्शन में नहीं दिखा सकते ना, वो एनिमे के अंदर मांगा में दिख जाती हैं आपको। वहाँ पे इजी होता है उन चीज़ों को पोर्ट्रे करना, इजी होता है। ओके। तो ये यहाँ से ये ट्रेंड में आने लगे, और आज ये टाइम आ चुका है कि अगर कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फिलहाल पॉप कल्चर में इंडिया में, तो वो एनिमे है। ओ, एनिमे है। वो एनिमे है और मांगाज है। और ये काफी बड़ी इंडस्ट्री भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ये लोग पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग पैसे लगाने लग गए अब इंडिया के अंदर। Okay. हाल फिलहाल में ये लोगों ने प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया अपना, यहाँ के लिए सब्सक्रिप्शंस भी आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांगा बिकती हैं, और इतना बड़ा मार्केट है कि फेक भी बिकने लग ओह, गई। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो चुकी है। ओह, तो लोग मांगा का कलेक्शन करते हैं ओके। कि एक मांगा जो स्टोरी चलती है तो वो वॉल्यूम्स में आती है, उनकी 10-15 बुक्स आ जाती हैं। एक बुक 1000 की भी होती है, 2000 की भी होती है, और लोग ऐसी 100 बुक रखते हैं अपने पास में, इंडिया में बता रहा हूँ। ओह वाह। तो फॉरेन का कल्चर तो बहुत अलग है, फॉरेन में तो लोगों ने लाखों खर्च कर दिए होंगे, इंडिया में भी लोग करते हैं खर्च इतने। और इससे काफ़ी लोगों की आमदनी भी चलती है, जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं और लोग सुनना चाहते हैं, काफ़ी घर चलते हैं, तो इट्स अ गुड इंडस्ट्री। मैं कहूँगा कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप इसमें यूट्यूब चैनल बनाओगे, पक्का व्यूज़ आएंगे। ओके। ये फॉर श्योर है कि अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो बना दी ना, आपको व्यूज़ आएंगे ही आएंगे मांगा एनिमे के ऊपर। वेरी गुड टेक होम पॉइंट। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हैं और आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं मांगा और एनीमे में, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना चैनल बना सकते हैं और उसके व्यूज़ अच्छे आएंगे, ये विश्वजीत बता रहे हैं। ये पक्की बात है, ट्राई करके देख लेना एक बार। तो कैसा मार्वल और डीसी के जो आप वीडियोस डालते थे, उसमें क्या बताते थे मार्वल और डीसी के रिलेटेड? अब क्या, मार्वल में बहुत सारी मूवीज़ आ रखी है, और मार्वल कॉमिक्स पे ही बेस्ड है, तो कॉमिक्स भी मतलब 100-80 साल पुरानी तो कॉमिक्स ही हो चुकी है उनकी, लगभग 80 ईयर्स की तो कॉमिक्स हो चुकी है। तो इतनी सारी कहानी है ना, तो आप उसमें मूवी में उसमें ईस्टर एग निकाल सकते हो, रेफरेंसेस निकाल सकते हो, पूरी मूवी का ऐसा कहते हैं डाइसेक्ट कर सकते हो आप मूवी को, कि इस सीन में देखो आपने ये मिस कर दिया, इस सीन में देखो ये कॉल बैक है उस सीन का, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक तो यही पूरी सीरीज बन जाती है कि आप डिटेल बता रहे हो मूवी की, और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि इस कॉमिक में ये पर्टिकुलर साइन है और वो मूवी में वो साइन कहाँ देखा गया है और इसका क्या कोरिलेशन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ, ये interesting चीज़ है। है ये, राइट? और लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं इन लोगों को चीज़। ही पसंद आता है क्योंकि वो मिस कर गए थे, उन्होंने मिस कर दिया देखते समय। Okay. अब उनको पता चल रहा है कि अच्छा ये मिस कर दिया हमने, अब वो फिर से देखेंगे उसको, वापस देखेंगे। तो उसकी रिवॉचेबिलिटी भी, और इन मूवीज़ की रिवॉचेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और हर बार आप देखोगे ना तो कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा आपको। सो ये जो आपका द सुपर हीरो प्रो जो फर्स्ट चैनल था, ये बाद में जाके बंद हो गया था। हाँ। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस रीज़न से बंद हुआ था? रीज़न एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं पूरा डिटेल में बता भी नहीं सकता यूट्यूब पे। कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने डिलीट किया, जब मेरे अराउंड 190 के थे, उन्होंने कुछ पर फिर भी कुछ कॉपीराइट इशू नहीं, था कॉपीराइट इशू नहीं था, या फिर आपने कुछ गलत बोला था? नहीं, किस वजह ये से? हो सकता है कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कौन सी वीडियो में किस समय पर मैंने गलत बोला है। उन्होंने ऐसे कहा कि हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट, पहले उनका वो रीज़न कुछ और था। क्या आपने ऐसी क्या बात कर दी थी? देखो थ्योरीज बताते हैं ना, हाँ, हाँ। तो उसमें कि किसी ने पूछ लिया कि डेडपूल ऐसे मर सकता है क्या, वो अच्छा। तो उसमें बिल्कुल ही मैं वायलेंट चला गया कि मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया कि कैसे मारना है उसको, तो शायद से इसको गलत तरीके से ले लिया हो, क्योंकि सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम लोग यूट्यूब पे क्या बोल रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो सकता है। पॉलिसी पढ़ लेना एक बार, जो भी यूट्यूब कर रहा हो पॉलिसी पढ़ लेना, क्योंकि पॉलिसी चेंज भी होती रहती है, तो रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो जब आपका कितने फॉलोअर्स थे उसमें? 190 के सब्सक्राइबर्स। 190K फॉलोअर्स। और वो जब बंद हुआ होगा, कैसा? आई एम श्योर बहुत बुरा लग रहा था, बट हाउ डिड यू हैंडल दैट? मतलब मैं तो ऐसे कुछ सुबह के 3-4 बज रहे होंगे, मैं तो गेम खेल रहा था उस समय, क्योंकि मेरा वो कुछ काम चल रहा था, फिर मैंने कहा गेम खेल लेते हैं। एसी में गेम खेल रहा हूँ और फिर ईमेल देखा मैंने, एसी में पसीने छूट गए मेरे तो, कि भाई ये क्या हो गया। मेरे को तो पहले तो लगा कि वो फेक मेल हो सकता है, लेकिन जब मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी तो वहाँ पे कोई चैनल वगैरह कुछ नहीं था। पर मैंने कहा पैनिक नहीं करेंगे, गलती हो गई होगी, एक बार यूट्यूब से बात करते हैं ऐसे। तो मैंने मेल करा अपने जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनका यूट्यूब, जो भी सब यूट्यूबर्स हैं, उनको मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। सब ने ट्विटर पे टैग भी किया, लेकिन यूट्यूब का कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं। बट आपको नहीं लगता कि यूट्यूब को कोई वार्निंग देनी चाहिए थी कि एटलीस्ट हाँ। कि आप ये गलत कर रहे हैं, इसको हटा लीजिए?
वार्निंग तो देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने क्या सीधा ही, एक होता है कि स्ट्राइक आती है, उससे पहले भी वार्निंग आती है, यहाँ तो कोई स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आई, सीधा चैनल टर्मिनेशन का आ गया। तो मेरे को, और अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं इस चीज़ का। तो काफ़ी डिसहार्टनिंग रहा होगा आपके लिए, बहुत बट आई एम ज़्यादा। सो हैप्पी दैट आपने उस चीज़ को इस तरीके से हैंडल किया और अपना नया चैनल स्टार्ट किया। और आई थिंक 5 नए चैनल आपने स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ दो तो पहले से भी थे, और इसके बाद में और भी स्टार्ट कर दिए थे। और एक तो जब डिलीट हुआ ना, तो लोगों ने सपोर्ट दिखाया था, क्योंकि एक पॉडकास्ट चैनल भी था हमारा, तो वहाँ पे भी ऑडियंस थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत सब्सक्राइब कर दिया नया चैनल। ओह वाओ। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी यूट्यूब पूरा सर्कल है, उन सब लोगों ने मिल के मतलब शाउट आउट दिया था अपनी अपनी वीडियोज़ में। ओके, चाहे वो मेरे ये सुपर सुपर देसी नट सब लोग हो गए। सो यू हैव अ नाइस कम्युनिटी ऑफ यूट्यूबर्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हाँ, इन चीज़ों को इन चीज़ों में लेकर। तो हाँ करते हैं। किया था, मेरे को सपोर्ट किया था इन लोगों ने। एक वाओ। बड़ा न्यूज़ चैनल भी है नियॉन मैन नाम से, उन्होंने भी मेरे को शाउट आउट दिया था। ओके, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो सब लोग कुछ कर ही रहे हैं मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ सुनने में आ रही है कि मतलब एक इस तरीके की कम्युनिटी भी है जो इस समय पे आपको सपोर्ट कर रही थी। कमेंडेबल। हाँ, एक और मेंशन करना चाहूँगा, मैन ऑफ कल्चर है, उन लोगों ने भी शाउट आउट दिया था, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि चलो अब हो गया सो हो गया, नया नया स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज चैनल्स जिन्होंने सपोर्ट किया विश्वजीत को। सो आपके जो नए 5 चैनल्स हैं उनके क्या नाम है? एक तो मेरा विश नाम से ही चैनल है, और एक मेरा विश एनिमे करके चैनल है। Okay. विश इज़ लाइव भी है। ओके, एक मेरा शॉर्ट चैनल है जो अभी उतना एक्टिव नहीं है, फिर मैं ट्विच पे भी अब स्ट्रीम करने लग गया। व्हाट इज ट्विच? ट्विच एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ही है, डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब यूट्यूब पे तो आप वीडियोस भी डालते हो, सब करते हो, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में कम यूज़ होता है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा। ओके, फॉरेन में वो यूट्यूब से ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रीमिंग के लिए। तो मैंने कहा वहाँ पे भी कुछ कर ही लेते हैं, ऑडियंस तो इंडिया की वहाँ पे भी है, तो मैं वहाँ पे वॉच पार्टीज़ वगैरह करता रहता हूँ। वॉच पार्टीज़ मतलब कि या ये इतनी नई नई चीज़ें सुनने में आ रही है ना, मैंने तो नहीं सुनी है। आपने अगर सुनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें थोड़ा सा और बताइएगा इसके बारे में। वॉच पार्टीज मतलब कि मैं ऑडियंस के साथ में बैठ के एक सीरीज़ देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, एनिमे देख रहा हूँ, तो साथ में एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, कुछ चैट भी कर रहे हैं। ओके, मेरा रिएक्शन भी आ रहा है, कोई प्लॉट ट्विस्ट आया तो सब लोग हैरान है, मैं भी हैरान हूँ, ऑडियंस भी हैरान है, तो इस चीज़ में मज़ा आता है। ओके, सो दैट्स अ वॉच पार्टी वेयर दे हैव सर्टेन ऑडियंस जो कि उसी टाइम पे वो पर्टिकुलर चीज़ देख रही होती है जो आप देख रहे होते हैं, और आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और साथ साथ में वो जो कम्युनिटी देख रही होती है वो लाइव आपको, इट्स लाइक अ इंस्टा लाइव काइंड ऑफ, राइट? हाँ, इंस्टा लाइव कर सकते हैं, या फिर कह लो कि ग्रुप में हम लोग मूवीज़ देखते हैं। हाँ, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं कि मैं इतने सारे लोगों के साथ में एक जगह पे बैठ के मूवी देखूं, तो हम लोग सब अपने अपने घर पे हैं, मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ में अपना रिएक्शन दे रहे हैं चैट में। तो हाँ, ऐसे हो गया कि गेट टुगेदर हो गया एक मूवी देखने के लिए। मूवी देखने के लिए गेट टुगेदर। ओके, सो यू हैव नेम्ड 5 चैनल्स, विश, विश लाइव, विश एनिमे, एंड फोर्थ दैट इज़ वो तो अभी क्या कहते हैं, सुपर हीरो प्रो शॉर्ट्स नाम से ही है। सुपर हीरो प्रो शॉर्ट्स। हाँ, और एक मेरा पॉडकास्ट चैनल भी है, मतलब मेरा नहीं, वो हम पार्टनरशिप में है, स्कूप कास्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग विश से। सो विश चैनल में आप क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं? विश चैनल मेनली तो सिनेमा एनालिसिस के लिए है। मतलब पहले वो यही था कि शायद सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि अब थोड़ा चेंज करते हैं। ये तो बहुत कर लिया, 2 साल कर लिया था उस चैनल के ऊपर, तो अब कुछ नया करते। तो मैं अब ये एक्सप्लेन करने लगा कि मूवीज़ में मैस्कुलिनिटी कैसे यूज़ होती है, मूवीज़ में बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, ओके, टाइम ट्रैवल किस किस तरीके से आज तक यूज़ किया गया, तो ये सब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली आप एनालिसिस करते हैं। Analysis। और मैंने सुना है काफ़ी आप क्रिटिसाइज भी करते हाँ। हैं मूवीज़ को, कुछ अगर उनके अच्छे बुरे सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, राइट? हाँ, रिव्यू भी कर देता हूँ मूवीज़ का। मूवी रिव्यूज़ होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है मूवी रिव्यूज़ का? मूवी रिव्यूज़ में तो यही है कि ऑडियंस का वो रहता है थोड़ा सा इसमें डर क्या? कि कुछ बोल दिया तो कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया, ऑडियंस को वो नहीं पसंद आया, हाँ हाँ, तो बहुत संभल के करना पड़ता है मूवी रिव्यू में, इसलिए मैं कम करता हूँ, ये चीज़ मैं कम करता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आप एथिकल हैं और आपको मालूम है कि किसी ने बहुत मेहनत करी है किसी मूवी को लेकर, कितना खर्चा हुआ है, कितने एफर्ट्स गए हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिव्यूज़ बनाते हैं ताकि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए कि इतनी मेहनत करी और उसके बाद में कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग बहुत गलत बात कर रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा होता है कि
ये भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। ऐसा उन्होंने पैसे लगाए तो हम भी पैसा लगा के देखने जा रहे हैं। ओह, गुड पॉइंट। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं रेंट ना करूँ, क्योंकि ये तो मेरा काम ही हो गया ना। मैं देखूँ ना देखूँ, लेकिन मुझे बाकी लोगों को बताना है कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से रिव्यू कर देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि हो सकता है आपको पसंद आ जाए, कि मैं ये बताता हूँ कि ऐसी ऐसी मूवी है इस बारे में, अब ये मेरे लायक तो नहीं थी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलूंगा मैं, राइट? लेकिन कई बार तो मूवीज़ सच में इतनी गंदी होती है ना कि बोलना ही पड़ता है फिर तो, कि ये आप देखने कभी मत जाना, घर पे भी मत देखना ये तो। सो कोई ऐसी मूवी जो आपको याद दिलाती है इस चीज के बारे में? अभी पिछले साल ही आई थी, 2 मूवीज़ आई थी। एक तो आदिपुरुष जो सही में बेकार फिल्म थी। आई नो, दैट वाज अ वेरी सैड मूवी। आई मीन उसका जो एनिमेशन था वो, एनिमेशन तो गंदा था ही, हाँ। साथ ही में जो उन्होंने चीज़ें करी थी, जो लुक दिया था हाँ, लोगों plus को, जो सारे dialogues characters को, दिए थे। dialogue सब कुछ बेकार था। या व्हिच वाज वेरी Blunder। हर्टफुल टू द हिंदू हर्टफुल तो था, कम्युनिटी। हर्टफुल या था। या ये तो अच्छा हुआ लोगों ने ज़्यादा वो नहीं दिखाया, या ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। हाँ। और दूसरी मैं कहूँगा गणपत, गणपत। टाइगर श्रॉफ की, ओके, वो भी आई डिड नॉट इवन नोटिस दैट, दो आई डोंट वॉच मूवी, सो मुझे मालूम नहीं नोटिस होगा। करने लायक थी भी नहीं वो। सो क्या क्या प्रॉब्लम थी उस मूवी में? उसमें भी ये सीजीआई वाली प्रॉब्लम थी। सीजीआई ऊपर से स्टोरी, ऊपर से एक्टिंग, मतलब ये पहली फिल्म होगी कि मैं इंटरवल में चला गया। ओके। मतलब नहीं, मेरे एक मूवी थी रेफ्यूजी करके, इफ आई रिमेम्बर, मैं सो गया था इंटरवल के बाद में। लिटरली जब वो मूवी खत्म हुई हमारे स्कूल में, हाँ। तब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने उठाया कि ओट 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 मूवी खत्म हो चुकी है। इसमें तो सो भी नहीं सकते गणपत में, टॉलरेबल ही नहीं है, नींद भी नहीं आएगी, ओह। क्योंकि सामने कुछ बहुत ही बेकार चल रहा है, ओह। तो सो भी नहीं सकते आप। ये बहुत ही हॉरिबल फिल्म थी। तो हाँ, ये मेरे को याद आता है कि इनके बारे में आप चाह कर भी अच्छा नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या बोलोगे, कुछ दिया ही नहीं उन लोगों ने। सो कुछ ना कुछ कमी रही होगी इसमें, कोऑर्डिनेशन की, जिसकी वजह से ये सारी इश्यूज आए होंगे, राइट? कोऑर्डिनेशन कह लो, क्योंकि एक होता है ना कि ऑन पेपर कुछ चीज़ें बढ़िया लगती है, आपने कुछ लिखा, ऐसा लगता है कि कुछ बढ़िया बन जाएगा ये तो, लेकिन वो जो एग्जीक्यूट करते हो उसको, जो वो एंड प्रोडक्ट निकल कर आता है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता। फिर वो पता चलता है आपको जब ऑडियंस देख रही होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा गणपत की कि जब जब डायरेक्टर ने भी देखा होगा तो यार डिलीट क्यों नहीं किया उसको कि ये तो किसी को पसंद नहीं आने वाला। सो ये जो आप मूवी रिव्यूज़ करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस आप फॉलो करते हैं कि कोई पर्टिकुलर मूवी आई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद में अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो देखने गए हैं, 200 रुपये की टिकट है, 300 की है, तो उतना मज़ा है कि नहीं फिल्म में, सबसे पहले तो ये है। ओके। क्योंकि हर फिल्म सिनेमा नहीं हो सकती, ओके। हर फिल्म सिनेमैटिकली एक्यूरेट नहीं हो सकती। तो जैसे कुछ फिल्म आती है जो मास एंटरटेनमेंट वाली फिल्म्स होती है, कि जहाँ पे बस वो भरे हुए हॉल के लिए बनाई गई थी, Okay. वो हुटिंग के लिए, चीयरिंग के लिए बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल पठान हो गई, या पिछले साल लियो आई थी। सलमान भाई की मूवीज? नहीं, शाहरुख खान के पठान। Oh, I'm so sorry. So you know how many movies do I watch? मतलब कि पिछले साल थी पठान थी, जवान थी, लियो आई थी। तो अगर आप इनको वैसे रिव्यू करने जाओगे ना कि क्या चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट थी, क्या चीज़ सिनेमा थी, तो उनमें बहुत कमियां निकल जाएंगी। Okay. लेकिन जब आप ये कहोगे कि मैंने 200 रुपये दिए थे और क्या मूवी ने मज़ा दिया, तो हाँ, दिया था मूवी ने मज़ा। तो पठान देखी थी तो भाई चीयरिंग हो रही थी, मज़ा आ रहा था, शाहरुख खान एंट्री कर रहा है, उसमें सलमान खान का भी कैमियो था, Okay. तो मज़ा आ रहा था। तो हाँ, एक तो फिर मैंने गलत नहीं बोला, सलमान was also there. छोटा सा रोल था, लेकिन वो हाईलाइट थी फिल्म की। मैंने शायद से वही रील कहीं देख ली होगी। हाँ, तो एक तो ये हो गया कि इस तरीके से मैं बोल देता हूँ मूवी रिव्यू में कि इस चीज़ के लिए जाना है तो आप जा सकते हो। फिर एक होता है कि कुछ फिल्म बहुत ही बढ़िया होती हैं कि वो भरे हुए थिएटर के लिए ना बनी हो, लेकिन उनमें स्टोरी अच्छी होती है, तो वो एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, मैं टेम्पलेट तो लेकर चलता हूँ कि मुझे अगर रिव्यू बनाना है तो मुझे सबसे पहले ये बताना है कि मूवी का प्लॉट क्या है, बिना स्पॉइलर के। स्पॉइलर ही बता दूंगा तो गाली पड़ेगी और फिर कोई देखेगा भी नहीं। Okay. तो एक तो प्लॉट बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किसने कैसी एक्टिंग करी है। बिकॉज अगर आप सब कुछ पहले ही बता दोगे तो हम फिर जाके क्या करेंगे वहाँ तो पे मैं थिएटर क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ कि अगर आपको देखना है आगे तो थिएटर में जाना। एक बार अपनी जो आपकी आवाज़ रहती है आपके शो में, एक बार वो सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, बिकॉज इट साउंड अमेजिंग तो वो ऑफ कोर्स मैं स्पीच चेंज करता हूँ अपनी थोड़ी, कि आरजे जैसा साउंड करूँ। तो उसके लिए ऐसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में
मतलब ऐसे कुछ भी करके। ओके ओके ओके। नो, आपको और भी इनके बारे में ज़्यादा देखना है तो इनके यूट्यूब चैनल पे विश जो है वहाँ जाके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बात करते हैं, अभी बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थोड़ा प्रोसेस चेंज कर दिया अभी, ओके ओके, यू चेंज इट। क्योंकि अभी अभी मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ ना, पहले मैं सिर्फ ऑडियो रहता था मेरी वीडियो में, ओह, तो वो उस समय सही लगता है। अब मैं कैमरा के सामने बैठ के ऐसे बोलूंगा तो बहुत तो अजीब हो ये जाएगा। जो आर्ट थी वॉइस ओवर्स वाली, ये क्या बचपन से आपके अंदर थी या फिर ये आपने कहीं सीखी? नहीं, बचपन से तो नहीं थी, क्योंकि पहले जब वीडियोस बना रहा था ना 2017 के टाइम पे, तब जो ऑडियो मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता था वो बहुत बेकार था। ओके वो नॉर्मल था, लेकिन आज के हिसाब से तो बहुत बेकार था वो। फिर मैंने जब 2020 में चैनल बनाया तब ठीक ठाक ऑडियो था, लेकिन मैंने कुछ चैनल देखे थे ये गेमिंग के चैनल से जो वॉइस ओवर करते थे, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा वॉइस ओवर है, कौन है ये बंदा। एक कोई चैनल था, मैं नाम भूल गया, तो वो किसी आरजे से वॉइस ओवर करवा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे कर रहे हैं क्या लोग। मैंने कहा अब ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं किसी को हायर करूं Hire वीडियो बनाने करो, के लिए, या। इतना तो नहीं होगा। तो मैं उसको कॉपी करने लगा कि जैसे वो बोल रहा है वैसे मैं बोल लेता So हूँ। it's better to learn that art rather than, you know, outsourcing it to someone else, हाँ। right? तो ये मैंने ट्राई किया, और जब कमेंट आए ना कि भाई तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है यार, मैं तो आवाज़ के लिए ही वीडियो देखता हूँ, Okay. तो मेरे को लगा कि चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, क्या दिक्कत है जब कोई बुराई कर ही नहीं रहा है। हाँ हाँ। पर फिर क्या हुआ कि जब मैंने कैमरा ऑन किया, फिर मैंने सेम चीज़ करी ना, तो लोग बोल रहे कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है इतना अजीब क्यों लग रहा है तुझे देखते हुए। तो फिर मैंने चेंज किया कि अब जब कैमरा ऑन हो जाएगा तो कैजुअली बात करेंगे, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि कैजुअली बात करूँ। सो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज के पॉडकास्ट को लेके। आज हमारी कोई गेस्ट आने वाली थी जो कि बीमार हो गई, और हमें ये तब पता चला है जब पूरा क्रू यहाँ पे आ चुका है और शूट होने वाला है। और जब ये पता चला तो वी वर लाइक व्हाट टू डू, बट वी हैड टू डू दिस शूट। सो माय कैमरामैन टोल्ड मी व्हाई डोंट यू शूट विद विश्वजीत, और विश्वजीत सामने ही था, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स वी शुड शूट विद हिम, एंड दैट्स हाउ ही इज कम ऑन द चेयर। थैंक यू सो मच कि आज आपने हाँ कर दिया और हमारे साथ में शूट किया। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि विश्वजीत इज़ माय रिलेटिव, मेरी मासी का बेटा है। मैंने उसको बचपन से देखा है ग्रो करते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से ग्रो करेगा, और आई एम सो प्राउड दैट आई एम कज़न ब्रदर ऑफ हिम, एंड इसने बहुत अच्छा काम किया। एंड आई थिंक मेरे जो इस पॉडकास्ट के पीछे जो एक इंस्पिरेशन मेरा छोटा भाई है, जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ मुझे भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, एक यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सो थैंक यू विश्वजीत। इट्स माय प्लेजर, और मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि पहले कभी करी नहीं इतनी। हाँ, हमारी इतनी बातचीत नहीं होती है क्योंकि ये चुपचाप अपने रूम में काम करता रहता है, और मैं जब भी जाता हूँ तो जब इसका काम ख़त्म हो जाता है तब हम 5 मिनट के लिए बात करते हैं और फिर आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कोई अच्छी पॉजिटिव मूवीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो और जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे यहाँ पे। मूवीज़ के बारे में तो देखो, मूवीज़ तो हर साल बहुत सारी अच्छी अच्छी आती पर हैं। फिर भी ऐसी होती है ना कोई जो उस पर्टिकुलर ईयर की सबसे बेस्ट मूवी आपको लगती है, तो 2023 की कोई अच्छी मूवी बताओ जो कि यादगार है आपको, कि मतलब जब भी आप सोचते हैं उसके बारे में तो आपको याद आता है कि अच्छा हाँ वो मूवी बहुत अच्छी थी, पैसा वसूल थी, सिनेमैटिक्स भी अच्छे थे, प्लॉट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था उसके बारे में। अच्छा, तो अब वो पता नहीं मूवी बिल्कुल सिनेमा के हिसाब से सही थी या नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस उसका अच्छा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड आए थे दिल्ली से वो मूवी देखने के लिए, जवान मूवी। तो वो शाहरुख खान की, तो हमने वो देखी थी आप राजमंदिर। शाहरुख खान फैन लगते हैं हमें। नहीं, इतना बड़ा शाहरुख खान फ़ैन मैं हूँ नहीं, पर शाहरुख खान की स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है तो मेरे को वो सही लगता है कि उस हिसाब से। तो जवान मेरे को याद है कि हमने राजमंदिर में देखी थी, और वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब शाहरुख खान के फैंस आ रखे थे बाहर। मूवी से पहले डांस चल रहा है उन लोगों का, ढोल नगाड़े आ रखे हैं, बड़ा सा कटआउट पोस्टर लगा हुआ है, तो सेलिब्रेशन था एक तरीके से। और वो मूवी भी साउथ के डायरेक्टर ने बनाई थी, तो वो अच्छी लग रही थी, वो उसका प्लॉट भी अच्छा था। बस मैं ये कहूँगा कि वो एग्जीक्यूशन में लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो पूरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। पैसा वसूल थी। पैसा वसूल था बिल्कुल। मैंने एक उसकी मुझे याद आ रहा है कि कोई क्लिप देखी थी जिसमें लड़कियां होती हैं जो कि मेट्रो से बाहर निकलती हैं और वो गोलियां चला रही होती हैं, बट मुझे समझ में नहीं आई गोलियां किसी को लगती क्यों नहीं है वहाँ पे। आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोग आराम से निकल जाते हैं उस वाले पर्टिकुलर सीन में, इफ यू रिमेम्बर।
तो वो ऐसा है कि जब आप ऐसे देखोगे ना क्लिप को तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ वो है कि क्यों नहीं लग रही किसी को गोली, ये क्या प्लान है। लेकिन मूवी पूरी देखोगे तब उसका कंटेक्स्ट आपको पता चलेगा कि ऐसा वहाँ पे क्यों हुआ था। ओके ओके। तो वो बाद में तो जब क्या वो पता रबर बुलेट्स थी? नहीं, वो ऐसा था कि उनकी टीम थी, उनका पहले से प्लान था, उनके हाँ, पास but में सारे इतने सारे लोग वो वहाँ जानबूझ के नहीं भाग- मार रहे थे उनको। अच्छा 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 अच्छा। उनके वहाँ पे कि वो क्या संजय दत्त का भी रोल था फिल्म के अंदर, एक कैमियो था। Okay. तो वो Then I already- should watch the full movie हाँ, to understand तो it. उसका नहीं कंटेक्स्ट पर मुझे एक्चुअली वो गोलियां दिख रही थी और वो लग नहीं रही थी किसी को। वो जानबूझ के नहीं मार रहे थे ओके ओके ओके। तो बड़े ही मतलब भीड़ में भी तुमको दिखाई दे रहा था कि गोली कहाँ चलानी है कि किसी को लगेगी नहीं। हाँ, मतलब वही वाली पुलिस फोर्स की बात कर रहे हो क्या आप, या फिर जो येलो जिन्होंने ड्रेस पहन रखी थी नहीं, जो लड़कियों ने? मेट्रो में हाँ, मेट्रो में। अचानक से मेट्रो रुकती है हाँ। और एक मशीन गन जैसी होती है जो कि ऑपरेटेड होती है रिमोट कंट्रोल से, और फिर वो गोलियां चलती रहती हैं जो कि पुलिस वालों को मार रही होती हैं, पर वो जो बेचारे जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनमें से किसी को गोली नहीं लग रही होती है इतनी भीड़ के बीच अब में। देखो ऐसा ही होता है मास फिल्म में कि गोली मतलब अच्छे लोगों को नहीं लगती है हमेशा, मतलब कभी कभार लग जाती है, पर हाँ ये तो इतना तो तो आपने ये नोटिस नहीं किया था क्या मूवी में? ये इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। ऐसे अगर मैं एक एक चीज़ करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ था ऐसा क्यों हुआ था पर होना चाहिए यार। ऐसे तो बोलो हीरो यहाँ से कैसे कूद गया, मैं होता तो मेरे तो पैर टूट जाते ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो बताइए और एक्सपीरियंसेस के बारे में। जवान का, हाँ तो जवान का ये था कि फिर जब राज मंदिर क्या सबसे ज़्यादा बड़ा थिएटर है मेरे ख्याल से। सो जयपुर का सबसे बड़ा थिएटर, आई थिंक एशिया का एशिया सबसे का। बड़ा थिएटर राज मंदिर है, जो कि हमारे जयपुर सिटी में है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड आई थिंक जो भी स्टार आता है वो एक बार राज मंदिर ज़रूर विजिट करता है, और हाँ। आपको भी करना चाहिए इफ़ यू आर इन जयपुर। तो राज मंदिर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पे सब लोग ही फैन थे। जब क्या कहते हैं गाना आया था बीच में जिंदा बंदा करके शाहरुख खान का ही उसी फिल्म का, तो जैसे ही वो गाना आया ना लोग आगे भाग रहे हैं डांस करने के लिए, और सिक्योरिटी पहले से खड़ी, उनको पता था लोग आएंगे, जबकि फर्स्ट शो था वो, सोचो फर्स्ट डे का फर्स्ट शो था, लोगों को पहले से पता था। एंड आई रिमेम्बर वो शाहरुख खान की कई साल बाद में एक मूवी आई थी। नहीं हाँ, वो उससे पहले पठान आ चुकी थी, लेकिन हाँ 2023 की सेकंड फिल्म थी और 4 साल बाद आ रही फिल्म थी, तो उसके लिए हाइप बहुत ज़्यादा थी। हाँ दूसरा मुझे याद है कि पिछले साल की एनिमल भी बड़ी बढ़िया थी, मतलब हाँ कि ये कह सकते हैं कि क्वेश्चनेबल फिल्म थी। मतलब मैंने वो मूवी देखी नहीं है, बट जो भी देखी नहीं रिव्यूज तो और जो भी चीज़ें देखी है इसका उसको देख के मुझे लगता नहीं कि मुझे वो मूवी देखनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मोरालिटी के हिसाब से देखेंगे कि वो कैरेक्टर कुछ गलत कर रहा है। ऑफ कोर्स मूवी में लोग गलत करते हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, ये कोई नहीं कह रहा। मैं बस ये मानता हूँ कि मूवी अच्छी तरीके से बनाई गई बट है। आपको नहीं लगता कि मूवीज में जो इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं वो आपको मालूम है कि नहीं फॉलो करनी है, पर कुछ ऐसे इनोसेंट लोग होंगे जो कि वो फॉलो करने लग जाते हैं वो देख के, ठीक है? तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मूवीज़ की नहीं है कि वो चीज़ ना दिखाएं? इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है खास करके एनिमल के ऊपर ही, क्योंकि किसी ने एनिमल को क्रिटिसाइज कर दिया था कि ये गलत इन्फ्लुएंस है ये सब वो, तो मैंने किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने। नहीं एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है तो उसके बारे में मैंने उससे ही का काउंटर किया था मैंने, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, वो मेरे चैनल पे मिल भी जाएगी। और दूसरा है कि पहली बात तो अडल्ट फिल्म थी, और मेरे ख्याल से जो एक अडल्ट है एक नॉर्मल दिमाग वाला वो फिल्म को देख के फिल्म को भूल जाएगा। मेरे साथ तो यही होता है एटलीस्ट कि मैं फिल्म को देखा, थिएटर से निकला, अब मैं रणबीर कपूर नहीं बन गया बाहर निकल के, मैं वही हूँ जो मैं पहले था, बस मूवी देखी एंजॉय करी। कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फिल्म से, और मेरे ख्याल से फिर ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, वो फिर फिल्म ही नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर तो आपको कौन बचा सकता है। कोई इंटरनेशनल मूवी जिसके बारे में आप बताना चाहें जो कि 2023 की सबसे बेस्ट मूवी रही हो आपके हिसाब से? तो 2023 में हॉलीवुड मूवीज़ की टक्कर हुई थी, दो मूवीज़ की। ओपनहाइमर वर्सेस बारबी चल रहा था बहुत लंबे समय तक, इसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा थी। ओपनहाइमर बनाई थी क्रिस्टोफर नोलन ने, उनके इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हाइप रहती है, सबसे बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं वो हॉलीवुड के यहाँ पे। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ओपनहाइमर आदमी लोगों की फिल्म है और बारबी देखेंगे बच्चे देखेंगे, बारबी लड़कियाँ देखेंगी, लेकिन ऐसा था नहीं। दोनों फिल्म अच्छी थी। आपने देखी दोनों? मैंने दोनों फिल्म देखी थी। कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगी आपको? देखो फिल्म दोनों ही अच्छी थी, लेकिन अगर ऐसा कहा जाएगा ना कि इनमें से कोई एक चूज़ करो जो आप हमेशा देखना चाहोगे और एक कभी नहीं देखोगे आज के बाद, तो मैं ओपनहाइमर को चूज़ करूंगा कि मैं वो हमेशा देखना चाहूँगा। ओके। क्योंकि बारबी वन टाइम वॉच। बारबी
सिर्फ मेरे लिए हो सकता है वन टाइम वॉच हो, बाकी लोग शायद से फिर से भी इंजॉय करेंगे। वो बहुत अच्छी फिल्म, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स देते नहीं हैं मुझे आप, क्योंकि आप बाबी फैंस को गुस्सा नहीं करना चाहेंगे। मैं खुद बारबी फैन था बचपन में, मैंने बहुत बारबी की Really? मूवीज देखी हैं। लेकिन वही है ना कि अब एज के साथ साथ अब वो ओपनहाइमर की वो क्या कहते हैं डार्क फिल्म थी, इंटेंस फिल्म थी, उसके डायलॉग्स बड़े अच्छे थे। लेकिन बारबी के देखे जाए तो वहाँ पे जो सटैरिकल चीज़ें भी हुई है तो वो सब कुछ अच्छा लगता है। तो हाँ वो बहुत बड़ी टक्कर थी, वो हॉलीवुड में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी टक्कर थी वो अब तक की। तो Okay. वो मज़ा आया था। और आपको उन दोनों मूवीज में से बाबी मूवी कम अच्छी लगी? ओपनहाइमर ज़्यादा अच्छी लगी। आई एम श्योर विश्वजीत, हर यूट्यूबर जो कि एक क्रिटिक होता है, मूवी क्रिटिक, उसका एक प्रोसेस होता होगा। वो मूवी किस तरीके से देखता होगा और उसको एनालाइज करता होगा और उसके बाद में अपने ऑडियंस के सामने वो उस चीज़ को बताता होगा। आपका क्या प्रोसेस है? अगर मूवी रिव्यू की बात करी जाए तो मूवी देखते वक्त ही मैं नोटिस करने लग जाता हूँ कि मुझे वीडियो में क्या क्या चीज़ें बतानी है। कह रहे कि मार्कर लगा लेता हूँ दिमाग के अंदर कि ये सीन की बात करनी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी ऐसे, और कोशिश करता हूँ कि बायसनेस ना आए। ऑफ कोर्स जो थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। तो सबसे पहले थिएटर में ये देख लिया, अब घर आके थोड़ा मूवी को प्रोसेस करता हूँ कि कहीं मैं वो जो एक्साइटमेंट रहती है ना थिएटर से निकलने का, उसकी मैं कुछ ज़्यादा ना बोल दूँ, ज़्यादा बढ़ाई ज़्यादा बुराई ना कर दूँ। तो पहले खुद को शांत करना पड़ता है। फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं पॉइंटर से वीडियो नहीं बना सकता कि मैंने पॉइंट लिख दिए और अब मैं सीधा बोलने लग गया, वो मुझसे इतना नहीं होता, क्योंकि मैं उसमें फंबल करने लग जाता हूँ, बिना मतलब की लंबी वीडियो बन जाती है। तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ आराम से। मैं देख लेता हूँ कि हाँ मेरी 8-10 मिनट की वीडियो तो इतनी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, तो मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और फिर बस कैमरा ऑन किया और स्क्रिप्ट में से देख देख के बोलता रहता हूँ। बट जो मूवी आप देख कर आए हो, तो आपको ऐसा कभी नहीं लगता, बिकॉज घर बैठे तो अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसको रिवाइंड कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस जा सकते हैं, बट जब आप थिएटर में ये चीज़ करते हो तो ये सारी रिवाइंड और फॉरवर्ड ऑप्शन तो होता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फोकस होकर आपको नहीं देखना पड़ता है मूवी को, और अगर कुछ पॉइंटर आपसे छूट जाता है तो उसको किस तरीके से फिर आप वापस देखते हो, वापस जाके मूवी देखते हो एक बार और? नहीं ऐसा तो नहीं करता अब, क्योंकि रिव्यू स्पॉइलर फ्री बनाना है, स्पॉइलर डिस्कस नहीं करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि रिवाइंड करनी पड़े चीज़ें। एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है दिमाग में कि फिल्म कैसी है और क्या क्या बात करनी है। ये जो रिवाइंड करने वाली चीज़ें तो तब होगी ना जब मुझे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करना है, मुझे कई सारे सीन्स की बात करनी है, मुझे थ्योरी बनानी है, तब दोबारा देखनी पड़ती है फिल्म। जब स्पॉइलर फ्री रिव्यू बनाना है तो हाँ पता है कि ज़्यादा से 4-5 मिनट का वीडियो होगा तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिवाइंड की कभी। दोबारा जब ही देखते हैं जब हाँ ये डिस्कस करना है कि एंडिंग में क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं हाँ कि मैं जो समझ रहा हूँ वो है तो ना वही बात है ना, तो एक बार एंडिंग फिर से देख ली, पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो होते हैं वो फिर से देख लिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके लिए दोबारा देखनी पड़ती है, वरना नहीं देखनी पड़ती। और फिर घर आके उसको पूरा अपना घर आके स्क्रिप्ट लिखी, बस उसमें कोई स्पॉइलर नहीं होना चाहिए, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती स्क्रिप्ट लिखने में। ऊपर ऊपर से बात करनी होती है रिव्यू के अंदर में, तो जब डिटेल में बनाना होता है रिव्यू, डिटेल डिस्कशन करना है, स्पॉइलर डिस्कशन करना है, तब दोबारा देख सकते हो आप फिल्म। सो अभी कोई पर्टिकुलर ट्रेंड्स आपको देखने में आए हैं जो कि मूवीज़ में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं? ऐसा है कि पहले ये था कि रिव्यूज़ में पॉपुलर नहीं होते थे, पहले यही लोग थे रिव्यू में जो मतलब जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो टीवी जो शोज़ टीवी चैनल्स पे जो आते हैं रिव्यू वगैरह, वो सब लोग पॉपुलर थे। धीरे धीरे यूट्यूब का आया और अब तो वो टाइम आ चुका है कि साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्म्स होती है ना उनके आप रिव्यू करो, बहुत व्यूज़ आएंगे आपको। ओके। आप बस साउथ की बात कर लो, साउथ के मतलब कोई भी फिल्म की बात कर लो, आपको व्यूज़ आ जाएंगे। सो जैसे ही अभी आपने मेंशन किया है व्यूज़ के बारे में, तो जो मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई नया इंसान जानना चाहेगा कि यूट्यूब पे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप इजी वे में बता सकते हैं ऑडियंस के लिए? इजी वे में सबसे जो सिंपल तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीका है वो तो एडसेंस वाला है कि ऑफकोर्स आपने चैनल बनाया, आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने पूरा किया और फिर आपको व्यूज़ आ रहे हैं, आपने उस पर एड्स लगा दिए, अब आपको एड्स का पैसा मिल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरीका है, अब इसमें बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के। आप मेंबरशिप ऑन कर सकते हो, आप मेंबरशिप ऑन करके उसमें एक टियर सेट कर सकते हो कि जो आपने एलिजिबिलिटी की बात करी फॉर एग्जांपल, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? मतलब नॉर्मली क्या, आई एम श्योर सबके अलग रहते हैं, बट नॉर्मली क्या रहता है एलिजिबिलिटी की? अच्छा ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है और इसके बाद में आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, सबका अलग नहीं रहता, ये सेम ही रहेगा सबका। ओके।
सबके लिए एक ही चीज़ है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम करना है, अगर आप वो जो बड़ी वीडियोस है वो डालते हो तो। शॉर्ट्स का अलग है, मेरे को उतना आइडिया नहीं शॉर्ट्स का। शॉर्ट्स का आई थिंक 3 मिलियन समथिंग शॉर्ट्स का व्यूज होने चाहिए। व्यूज से रिलेटेड है उसका, और जो मेन वीडियोस आपकी रहती है लॉन्ग लेंथ वाली, उनके लिए आपको ये वॉच टाइम वगैरह करना पड़ता है, फिर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, जिसके बाद आप ऐड चला सकते हो, सुपर चैट आपको आ सकती है अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो। ओके और आप तो आप लगभग अगर किसी ने नया चैनल स्टार्ट किया है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो गए तो मिनिमम क्या सैलरी यूट्यूब से आपको हर महीने मिलती है? तनख्वाह तो ऐसी कुछ फिक्स नहीं होती। फिर भी विश्वजीत, ऑडियंस जानना चाहेगी कि कब आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाएगी, एम आई राइट? तो सबसे पहले तो ये कि $100 जब आपके एडसेंस में आ जाएंगे तब आपके सबसे पहला पे आउट मिलेगा आपको। Okay. तो एटलीस्ट $100 तो आपको करना है। दूसरा ये कि अब मैं दूसरी फील्ड का तो बता नहीं सकता, मेरा बता सकता हूँ कि मूवी रिव्यू इनसे रिलेटेड आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी यूट्यूब से? ऐसा था कि $100 नहीं हुए थे, ऐसे कुछ $90 पे अटक गया था। Okay. फिर वो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू होता है ना कि नेक्स्ट मंथ आएगा अब, तो नेक्स्ट मंथ तक वो $300 ऐसे कुछ हो गए थे, $400 हो गए थे। तो Okay. सबसे पहला पे आउट मेरे को $400 का मिला था। तो समवेयर अराउंड 30 to 40,000 रुपीज। 30,000 30,000 रुपीज आपको मिले थे जब Okay. मुझे आए थे लगभग शायद 300 के 500 के व्यूज़ के इतने मिले थे मतलब। सो 300 to 500 के व्यूज के अराउंड इतने पैसे मिल जाते लेकिन हैं। ये चेंज होता रहता है, ये एब्सोल्यूट वो नहीं है, या तो ये बहुत वेरी करता है ये। पर हाँ, अगर आपके अच्छे व्यूज़ आ रहे तो पैसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यूज़ ले आओ पैसे भी बन जाएंगे। अभी एक नया ट्रेंड आया है विश्वजीत, जो कि नेटफ्लिक्स और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स का है, तो आप उनको भी रिव्यू करते हैं या फिर सिर्फ मूवीज जो कि थिएटर में लगती हैं उनको रिव्यू करते हैं? नहीं, नेटफ्लिक्स वाली जो OTT पे आती है उनको भी करता हूँ, उनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाती है तो उनके बारे में डिस्कस तो ज़रूर ही करता हूँ। बाकी तो ऐसे तो बहुत सारी फिल्म्स आती रहती है, सबको मैं रिव्यू नहीं करता क्योंकि मेन USP वो नहीं है चैनल का फिलहाल तो वही है कि एनालिसिस का है। तो आप मूवी कैसे सेलेक्ट करते हो कि अच्छा मुझे इसके बारे में बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होती है या फिर मतलब जो ज़्यादा चर्चित होती है? दोनों चीज़ें हैं, ये भी देखना पड़ता है कि ट्रेंडिंग भी हो, और अगर मेरा मन है कि उसके बारे में बात करूं, मैं बताऊं लोगों को कि भाई देखो ये मूवी। जैसे कि अभी एक फिल्म आई थी आवेशम, वो थिएटर में तो आई थी लेकिन वो मलयाली फिल्म है, तो यहाँ पे नॉर्थ में उसकी इतनी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन जब वो OTT पे आई मैंने देखी, मैं हैरान रह गया था फिल्म देख के। इतनी बढ़िया फिल्म, इतनी बढ़िया एक्टिंग थी उसमें। Okay. तो मैंने कहा इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हाँ। तो हाँ, वो मैंने OTT पे देखी, मैंने लोगों को बताया, लोगों ने देखी, लोगों को भी बढ़िया लगी। ओके तो OTT का भी चलता है, OTT का भी रिव्यू करते हैं। तो ये आपने जैसे अभी बताया कि आप रिव्यू करते हैं और आपको अच्छी लगी और आपने उसके बारे में बात करी और आपके फॉलोअर्स को भी अच्छी लगी जो आपने बातचीत करी थी, पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मूवी के बारे में बात करी हो और रिएक्शन ऑडियंस का बहुत ही अलग आया हो? ऐसा रेयरली होता है कि उसको हैंडल कैसे करते हो? हाँ, ये ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे कि फ़ैन वॉर चलता है। ओके कि शाहरुख खान वर्सेस प्रभास, ये बहुत बड़ा फैन वॉर है, मतलब इसमें आप फंस गए तो आप फंसते चले जाओगे। यहाँ पे लोग सुनते ही नहीं, लोगों को लॉजिक से मतलब नहीं है, अपने स्टार से मतलब है बस। तो पिछले साल आई थी सलार और डंकी। शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार, दोनों एक ही डेट पे फिल्म आई थी। अब यहाँ पे बहुत बड़ी टक्कर चल गई थी, शाहरुख खान के फैंस कम्प्लीटली अगेंस्ट कि सलार ऐसी गंदी फिल्म है, ये वो है, और प्रभास के फैंस की डंकी गंदी फिल्म है, ये वो चल रहा है। अब मैंने दोनों का रिव्यू बनाया था और दोनों तो आपने किसका साइड लिया था? नहीं, दोनों फिल्म सेम थी, बट आई एम श्योर जूते हर जगह से पड़ गए होंगे। हाँ। अगर आपने कुछ भी गलत बोला होगा तो उनके फैंस ने आपको बहुत धो डाला होगा। अरे धोया था, अच्छे से धोया था। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि डंकी का रिव्यू बनाया, क्या अच्छा था मैंने वो बताया, क्या बुरा था वो भी बताया, और जो बुरी चीज़ें थी ना वो फैंस भी मानेंगे कि बुरी थी लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो ऐसे मुझ पे ही चढ़ेंगे कि तूने बुरा कैसे बोल दिया, तू तो साउथ का दलाल है, ऐसे करके बोलते थे। इतने गंदे कमेंट्स भी आते हैं? बहुत बुरे कमेंट्स आते हैं, मतलब YouTube खुद हटा देता है कमेंट, मेरे को हटाने नहीं पड़ते। मुझसे पहले YouTube बोलता है कि भाई हमारे क्रिएटर को ऐसा मत बोलो। तो इस तरीके के जब कमेंट्स आते हैं तो आपको धक्का नहीं लगता है, आपको परेशानी नहीं होती है? इसको किस तरीके से हैंडल करते हो? अब यहाँ पे मुझे पता है ना कि यहाँ मेरी गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है, उन लोगों की सोच में बदल नहीं सकता है। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो था वो बताया, तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और इसमें मैं अगर इस चीज़ का अगर मैं बुरा मान लूँगा तो काम कैसे करूँगा फिर? ओके। अब जब मैंने सलार का रिव्यू डाला
कि इसमें ये चीज़ें अच्छी थी और ये बुरी थी, तो प्रभास के फैंस चढ़ गए, क्यों अच्छा तू तू तो बॉलीवुड का दलाल है अब। भाई मैं सबका ही दलाल हो गया फिर तो, मैं किसी की बुराई कर ही नहीं सकता, अच्छा ही कर दूँ तो पिटा, बुराई कर दूँ तो भी पिटा। ओके। तो ये यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। और किसी ने अगर आपको क्रिटिसाइज करा हो तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप? अब वो देखा जाता है कि सामने वाले ने किस वे में क्रिटिसाइज किया है। एक तो है कि वो हेट ही कर रहा है कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, आज के बाद मत बोल देना, तो ये चीज़ को तो मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर किसी ने मुझे बताया कि भाई तेरी वीडियो में तू ये चीज़ मत कर, ये अच्छी नहीं लग रही है, तू ये कर सकता है, तो मैं उसको उस चीज़ को मैं दिल पे लेता हूँ कि भाई अगली बार ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि इसका मुंह बंद हो जाएगा। ओके। मैं उसको चैलेंज की तरह ले लेता हूँ कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब तो देख आज के बाद तो ये होगा ही नहीं, ये गलती होगी ही नहीं। Okay. और तू तो कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा तो ये हो जाता है कि लोग बोल देते हैं कि तेरी बोलने की स्टाइल अच्छी नहीं लग रही मेरे को। ओके। ऐसे कैसे ये क्या बात हुई, तो मैं अगली बार से चेंज कर देता हूँ, मैं इम्प्रूव करता हूँ कि भाई वो ऐसे लिख देते हैं ना कि तो उसकी तरह बात करना, वो ऐसे करता है, तो मैं देखता हूँ अच्छा उसने क्या किया ऐसा, मैं देखता हूँ कि चलो हाँ बात तो सही है, मुझसे अच्छी तरीके से तो वो बात कर रहा है। Okay. तो मैं फिर कोशिश करूँगा तो यू टेक इट वेरी पॉजिटिवली और फिर अपने आप को इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। इम्प्रूव भी कर लेता हूँ उसको पर मैं। क्या ऐसा वापस कमेंट आया आपको कि हाँ भाई तूने इम्प्रूव किया है? हाँ ऐसा आता है कि अरे वाह तूने ये चीज़ चेंज कर दी, अरे वाह तूने एडिटिंग में जो हमने पिछली बार कहा था, एडिटिंग में हो जाता है कि तूने ऐसे एडिटिंग क्यों कर दी, तो मैं अगली बार चेंज कर देता हूँ। फिर लोग लिखते कि यार एडिटिंग अच्छी लग रही है, यार जोक्स अच्छे लग रहे हैं तेरी वीडियो में, तो बस वो। हाँ आपने बताया कि आपको कम्युनिटी ने काफ़ी सपोर्ट किया था आपके फर्स्ट जब यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, तो साथ ही में आई एम श्योर अगर सपोर्टर्स होते हैं तो कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते होंगे, तो कोई कॉम्पिटिटर्स हैं आपके जो कि हेल्दी कॉम्पिटिशन भी करते हैं? यूट्यूब पे मेरे को लगता है कंपटीशन नहीं होता है। ओके। क्योंकि देखो एक टॉपिक है, हाँ ऑफ कोर्स सब लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा जो देख रहा है ना उसको लगता है कि कंपटीशन है जो देख रहा है, लेकिन जो क्रिएटर होता है उसको पता होता है कि अगर इस पे ज़्यादा लोग वीडियो बनाएंगे ना तो व्यूज़ भी ज़्यादा ही आएंगे। ओके। जैसे अगर मेरे साथी यूट्यूबर्स जो हैं वो किसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, तो मैं ये नहीं मानूंगा कि अरे यार वो सारे व्यूज़ लेके चला गया, उल्टा उनको जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे ना तो मेरी वीडियो रिकमेंड होगी उसमें, और वहाँ से व्यूज़ मुझे आएंगे। ओके। तो दिखाने के लिए कंपटीशन है, लेकिन फ़ायदा मेरा ही है इसमें। ऐसा लगता है कि राइवलरी चल रही है या कि सेम टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं, इनकी शायद कंपटीशन चल रहा है, ये व्यूज़ छीन ले, ऐसा नहीं होता है, व्यूज़ आते हैं। तो जितने ज़्यादा यूट्यूबर होंगे एक टॉपिक पे बात करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। हमने देखा है कि आजकल गेमिंग ट्रेंड काफ़ी चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी आपका एक चैनल है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? विशेज़ लाइव है उस चैनल का नाम। अब उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं उस पर, लेकिन वो मेरा चिल करने वाला चैनल है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है और बिल्कुल वहाँ से मतलब फ़िल्टर हटा हुआ है कि मैं वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वहाँ पे मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन वहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगा रहा मैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको? मैं उसमें गेम खेल रहा हूँ, पहले मैं गेम खेलता था। वाह, आप गेम खेलते खेलते पैसे कमा सकते हैं, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? हाँ तो गेम खेल रहा हूँ, ऑडियंस के साथ में बातें कर रहा हूँ, कभी मैं सिर्फ जस्ट चैटिंग कर रहा हूँ। ओके। कुछ नहीं है, मैं ऑडियंस कमेंट कर रही है, मैं तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ, एक टॉपिक छिड़ जाता है, उस पर डिबेट चल जाती है, लोग कह रहे हैं नहीं तू गलत बोल रहा है, कुछ लोग सपोर्ट में आते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है। या फिर मैं क्रिकेट मैच देख लेता हूँ। ओके। लोग अभी वर्ल्ड कप फाइनल जो था, मैंने ऑडियंस के साथ, पूरा वर्ल्ड कप ही मैंने ऑडियंस के साथ में देखा था, हर एक मैच। ओके। तो उसमें भी ऑडियंस काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है। मेरे को हाईएस्ट वॉचिंग आई थी मेरे पर्सनल रिकॉर्ड की, मतलब मुझे 500 प्लस की कुछ वॉचिंग आ रही थी वर्ल्ड कप फाइनल में। तो लोग मेरे साथ में लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे, मेरा रिएक्शन देख रहे थे, तो उसमें मज़ा आता था। वहाँ पे मैं चिल करता रहता हूँ। यही वहाँ आपके कितने फॉलोअर्स हैं अभी? वहाँ पे अभी शायद 10,000 होने वाले हैं, 8,000 10,000 के आसपास। वाओ, दैट्स कमेंडेबल। इतने ज़्यादा नहीं है, पर वही है कि मुझे वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, मुझे वहाँ पे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पे मेरे को लगता है कि 100-200 लोग देख रहे हैं, मेरे लिए ठीक है। मेरे को वहाँ पे मैं रिलैक्स करने आता हूँ, अपना माइंड फ्रेश करने आता हूँ, वो हो जाता है आराम से, तो मैं वहाँ पे कभी कभार स्ट्रीम कर लेता हूँ। आपने बात करी रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आपका जो स्केड्यूल है पूरे दिन का वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, इसे मानते हैं कि नहीं मानते? और ये कहीं यूट्यूबर्स की हेल्थ को कहीं पे इफेक्ट करता है, राइट? ये बात सही है, और मेरे को लगता है कि मैंने 3-4 साल अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से बिगाड़ा है। मैंने जंक फूड खाया है, सही से सोया नहीं हूँ, और रेड बुल पी है पूरे दिन? नहीं, ये तो मैंने कहा रेड बुल पी है, ठीक है। स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा था। आई नो रेड बुल विल स्यू मी। तो इस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया,
कुछ टाइम हो गया मुझे जिम जाते हुए, तो ओह वाओ, आई हैव नो आइडिया दैट यू जॉइंड द जिम। हाँ, तो मैं सुबह सुबह 5 बजे जिम जाता हूँ। ओके। तो ये मेरा रूटीन काफ़ी और आपकी जो स्लीप साइकिल थी, जैसे पहले मैं जानता था कि आप 4 या 5 बजे सोते थे सुबह, और उसके बाद में दोपहर में उठ रहे हैं। आई होप इसमें कुछ चेंजेस करे हैं आपने। ये चीज़, हाँ, इसमें अब तो चेंज आ ही गया ना, क्योंकि अब मुझे 5 बजे उठ के जिम जाना है। तो मैं रात को सो जाता हूँ 10-11 बजे, तो मैं सो ही जाता हूँ। और उसके बाद भी अगर नींद बच जाती है तो दिन में टाइम है फिर। तो ये तो जो यंग यूट्यूबर्स हैं जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, ये एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, नींद आप नहीं, नींद जरूरी है और समय पे समय जरूरी पे, है। हाँ, यही मैं कहने वाला था कि लोग, वैसे ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ जो कि खुद 4 या 5 बजे सोता है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस बारे में बात करें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी जो हेल्थ पे काफ़ी असर डालता है। मेरे को लगता है कि अगर आप रात भर जग के और दिन में सोते हो तो मेरे को लगता है कि फिर अगला पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो ये आपने काफ़ी 4 साल ये मैंने प्रैक्टिस में लिया है, और उसके आई एम श्योर कुछ इफेक्ट्स आपको दिखे होंगे। उसका इफेक्ट ये रहता है कि दिन खराब हो जाता है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, एक मतलब प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है आपकी अगर आप दिन में सो रहे हो तो। ऐसा मेरे को लगता है, मुझे नहीं पता कि ये सही भी है। नहीं, ये सही है। हाँ, तो मैंने इसको चेंज कर लिया, मैं रात में सोने लग गया, सुबह उठ जाता हूँ जल्दी और जिम जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। हाँ, अभी असर दिख नहीं रहा होगा, वो टाइम लगेगा उसमें, पर हाँ, एटलीस्ट मैं अपनी बॉडी को एक्टिव तो रख रहा हूँ। ओके। और मेरे ख्याल से इससे माइंड भी एक्टिव रह रहा है मेरा, काम कर लेते हैं, मुझे पॉडकास्ट करना होता है, तो उन सब चीज़ों की हाँ, तो जो पॉडकास्ट आपने चैनल बताया था, इसमें किस बारे में आप लोग, इट्स अ कम्युनिटी पॉडकास्ट राइट, लाइक 4-5 पीपल टुगेदर यू डू इट? हाँ। तो हम लोग इसमें 4 लोग हैं और हम सबका सेपरेट चैनल भी हम सबके, तो हम सभी यही बात करते हैं पॉप कल्चर की, मूवीज़ का। पॉडकास्ट पे आके हमने एक डे फिक्स कर रखा है कि इस दिन पे आना है, लाइव करेंगे, जो भी पिछले एक हफ्ते की न्यूज़ होगी वो हम डिस्कस करेंगे। कोई टीवी सीरीज का एपिसोड आया है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ। इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। हाँ, ये मतलब एवरीथिंग तो नहीं कहेंगे, ज़्यादातर मूवी सीरीज से रिलेटेड, एनिमे, ये सब कुछ कवर कर लेते हैं, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह को टच नहीं करते उतना। तो हाँ, वहाँ पे आप लोगों के कितने फॉलोअर्स हैं? वहाँ पे हमको लोग फॉलो नहीं करते यार पता नहीं क्या, सब्सक्राइब बटन ही नहीं दबाते। व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं हमको, 100-200 के व्यूज़ आ रहे हैं, कभी 300 के व्यूज़ आ रहे हैं। बोल बोल के परेशान हो गए, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। 50,000 सब्सक्राइबर्स है वहाँ पे। हाँ, पर उसका कोई रीज़न है कि लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से एक रीज़न जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि ना, लोगों को पता है कि हम फ्राइडे को 9 बजे आ जाएंगे। सब्सक्राइब कोई क्यों करता है? जब नोटिफिकेशन ऑन करना हो कि भाई कब, क्या पता कब वीडियो आ जाए, तो बंदा तभी सब्सक्राइब करता है कि पता नहीं रहेगा ना वीडियो का। सब्सक्राइब तब करा जाता है जब किसी को अपडेट चाहिए होता है, चाहिए होती है किसी को, ये हो कि अगली वीडियो मिस ना हो जाए। और हमारे साथ ये कि सबको पता ही है कि फ्राइडे को तो आएंगे ये, तो सब लोग रेडी रहते हैं और सब्सक्राइब करते ही नहीं। और अब तो इसका मतलब आपको तब वीडियोस डालनी चाहिए जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तब वो आपको ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे साथ भी। ऊपर से मेरे को लग रहा है लोग ट्रोल कर रहे हैं अब, जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं कर रहे कि इनके 50,000 से ज़्यादा ना हो जाए। ओके। हाँ, वहाँ पे ऑडियंस बड़ी वो है, एक कनेक्शन अच्छा बन रखा है वहाँ पे, बहुत ही पर्सनल कनेक्ट बन रखा है कि सबको पता है कि हाँ, ये कैसा बिहेव करता है, इसके ऊपर क्या जोक मारना है, कौन जोक सहन कर लेगा, उन सब ऑडियंस को पता है। तो लोग कमेंट में वो जोक्स और वो चीज़ें, कमेंट्स आते हैं, सुपर चैट्स आती हैं। ये सुपर चैट क्या होता है? सुपर चैट मतलब कि अब एक तो सपोर्ट करने का तरीका भी हो गया, लोग पैसे दे के मैसेज भेजते हैं जो हाईलाइट होकर दिखता है अलग से। पूरी लाइव चैट में अलग रंग बिरंगा मैसेज दिखता है कि इस बंदे ने इतने पैसे दिए हैं। तो वो पैसे कहाँ से, पेटीएम करते हैं आपको या फिर नहीं, वो यूट्यूब को? यूट्यूब का इंटीग्रेशन है वो। वाओ। वहाँ पे आप सीधा अपना जो भी पेमेंट मेथड है उससे आप जितने आप पैसे चाहो उतने कर सकते हो। और लोग हमको सुपर चैट करते हैं, और सुपर चैट करके खास करके मेरा मजाक उड़ाया जाता है वहाँ पे। ओके। हाँ, सबको उड़ा देते हैं पर ज़्यादातर मेरा ही उड़ता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को स्पोर्टिंगली लेता हूँ बहुत। ओके। मैं उसका ऑफेंड नहीं होता, मुझ पर चाहे कोई भी जोक मार दे, रेयर केस है कि मैं ऑफेंड हो जाऊँ लेकिन हाँ, मज़ा आता है उसमें, फिर ऑडियंस से बातचीत होती है और काफ़ी सारी सुपर चैट्स आती हैं वहाँ पे, तो मज़ा आता है वहाँ पे। तो ये हमने बात करी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स की, आपकी यूट्यूब जर्नी की, बट क्या आपको इसका भविष्य दिखता है? इज इट अ करियर, फुल टाइम करियर, एंड वुड यू बी डूइंग इट फॉर एवर? फुल टाइम करियर तो है, बहुत लोगों ने करियर बना लिया इसमें, क्योंकि एग्जांपल्स हैं इसके कि यूट्यूब पे लोग अमीर हो चुके हैं, लोगों ने अपनी लाइफ सेट कर ली है, अब वो चाहे वीडियो डाले ना डाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बिजनेस सेट है, सब कुछ है। तो हाँ,
फुल टाइम करियर बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हमेशा यूट्यूब ही करता रहूँगा। ओके। ये पॉसिबल नहीं लगता मेरे को, कि कभी ना कभी तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि अब और वीडियो नहीं बनती भाई मेरे से, ऐसा एक पॉइंट तो आएगा ही, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स का आ चुका। काफ़ी यूट्यूबर्स जैसे कि आशीष चंचलानी है, कैरी मिनाती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है। Okay. रेयरली वीडियोस डालते हैं वो लोग। और उसका रीजन क्या है? उसका रीज़न ये है कि उनकी जितनी क्रिएटिविटी थी उन्होंने यूज़ करी, उनको Okay. जितना पैसा कमाना था, जितनी ऑडियंस कमानी थी उन्होंने कमा ली। अब वो शायद से इस Saturated हो गए। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है कि आप एक ही चीज़ कब तक कर लोगे। तो ये लोग अब इन्होंने कम कर दिया वीडियोस बनाना। Now they are brands, they are names. हाँ वो ब्रांड बन चुके हैं, उनको सब लोग जानते हैं। Okay. और उनके अपने अपने बिजनेस है। आशीष चंचलानी का थिएटर है, और भी कुछ बिजनेस होगा जो मेरे को नहीं पता होगा। कैरी मीनाती का भी कुछ बिजनेस होगा, और भी बड़े यूट्यूबर्स हैं। So this has become their safe zone और अब वो दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, दूसरी और ये करना भी चाहिए कि आप एक चीज़ में सेट हो चुके हो, आपने अपनी लाइफ ही सेट कर ली है, तो आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो। हमेशा ये चीज़ क्यों करते रहोगे? मेरे को तो सबसे पहले ये अभी यही करना है, मेरा बाद में चलेगा एक्सप्लोरेशन वाला, फिलहाल तो ये कर लेते हैं। ओके। सो अभी तक जैसे आपकी जो जर्नी चल रही है एज ए यूट्यूबर, तो अभी आगे जाके कुछ ऐसे इस तरीके के वीडियोस आप निकालने वाले हो जो कि दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं या आपकी अर्निंग सोर्स बन सकता है? इस पे तो एक डेडिकेटेड चैनल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और सबसे पहले तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए ना इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि मुझे सारी चीज़ें पता है। ये उसी बट को अभी तक आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं जो कि हमारे ऑडियंस को डेफिनेटली हेल्प करेगी। ये मेरे एक्सपीरियंस में से थी। हो सकता है कि जो मैंने बताया है, वैसे भी यूट्यूब की कोई ऐसी क्लास तो होती ही नहीं है, आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। हाँ। आई थिंक यू कैन डू इट वेरी वेल। व्हाट डू यू से पीपल? मुझे लगता है कि पहले मुझे काफ़ी अचीव कुछ कर लेना चाहिए, उसके बाद में ये चीज़ अगर लगेगी कि तो हाँ बताएंगे किसी को। पर लोगों ने तो इसको बिजनेस बना रखा है कि कोर्स बेच रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो मैं इस लाइन में तो नहीं जाऊंगा कि मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ या इस चीज़ के थ्रू भी पैसे कमा रहा हूँ। अगर कभी मुझे बताना होगा तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि जो भी सीक्रेट्स है, और ऐसे कोई सीक्रेट्स होते भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई सीक्रेट होता है कुछ। पर ऐसे काफ़ी लोग दावे करते हैं कि हैक्स हैं, इनको फॉलो करिए तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके यूट्यूब। और एक और चीज़ काफ़ी सुनने में आई है कि अगर आपका यूट्यूब अच्छा चल रहा है तो आपका इंस्टाग्राम अपने आप अच्छा चलने लग जाएगा। क्या ये सही है? तो आपने जो पहले कहा कि हैक्स है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हैक्स होते हैं। कंटेंट अच्छा बनाओ, सब लोग देखेंगे। ओके। और बट काफ़ी मदद मिलती होगी एक दूसरे प्लेटफॉर्म से। हाँ, प्लेटफॉर्म की बात है तो अगर आप यूट्यूब पे पॉपुलर हो तो आप वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम शेयर करो ना, किसने मना किया? ओके। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे व्यूज़ लाया था और यूट्यूब से मैं इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स लेके आ गया। दोनों क्रॉस, ये तो होता रहता है। और किसी को अगर ये करना है कि यूट्यूब पे आपको व्यूज़ आने लग गए, तो आप इंस्टाग्राम पे बनाओ ना, रील्स बनाओ। क्या आपको हेल्प किया जब आपने आपका जब यूट्यूब बहुत अच्छा चलने लग गया था, क्या इंस्टा पे व्यूज़ और फॉलोअर्स बढ़े थे आपके? मैंने उतना प्रमोट किया नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे यूट्यूब को प्रमोट किया था। इंस्टाग्राम पे यूट्यूब को प्रमोट किया था। मैंने उल्टा किया था, मैंने यूट्यूब से इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम से यूट्यूब किया था। और हाँ, व्यूज़ मुझे आए थे काफ़ी, और मेरे ख्याल से हेल्प हुई थी मुझे अच्छी खासी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे। आपका जो द सुपर हीरो प्रो इंस्टाग्राम पे अभी भी है, राइट? हाँ। तो लोग मिस करते हैं आपके कंटेंट को यूट्यूब पे। तो द सुपर हीरो प्रो पे जो कंटेंट था ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा विश जो नया मेरा चैनल है उस पर डाल रहा हूँ मैं, मतलब सेम सिमिलर कंटेंट जो है, लेकिन मैं वैरायटी लिया है अब। तो ऐसा नहीं कि वो कंटेंट बंद हो चुका, बिल्कुल वो कंटेंट भी आ रहा है, तो ऐसा कुछ मिस करने वाला है नहीं। यहाँ पर आपको साथ में एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल रहा है, तो नहीं, मैंने कुछ हटाया नहीं है, बस ऐड किया है। सो विश्वजीत, जो ये आपकी जर्नी चल रही है एज ए यूट्यूबर, इसने आपकी लाइफ में कितने चेंजेस करे हैं और कैसा कुछ सेलिब्रिटी टाइप फील आया है आपको? कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट जो कि आप शेयर करना चाहेंगे एज ए यूट्यूबर? सेलिब्रिटी तो मैं नहीं समझता खुद को, ऐसा कुछ नहीं होता कि यूट्यूब पे कोई सेलिब्रिटी बन पर जाए। फिर भी काफ़ी बार ऐसा आपको कहीं से कॉल आया है कि आप आइए प्लीज़ और हमारे लिए रिव्यू करिए, और ये चीज़ें कुछ हुई हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो ये था कि जब ये चीज़ें स्टार्ट करी तो पता चला, मतलब ये हाल फिलहाल में हुआ था कि फ्लैश मूवी वालों ने मुझे बुलाया था। फ्लैश मूवी देखने के लिए मुझे मुंबई बुलाया गया था, और मैं पहली बार तब फ्लाइट में बैठा था। ओह वाह, तो ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा क्योंकि टेक ऑफ के टाइम में बड़ा अजीब रहता है वो, और उसी समय सारी मूवीज़ याद आ जाती है जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था तो जब आप बहुत ही ज़्यादा मूवीज देखते हैं तो ये सारी चीज़ें तो होती सारे हैं। गलत थॉट्स ही आ रहे थे, और हल्का सा भी टिल्ट करा था, तो भाई आराम से चला यार, क्या कर रहा है
तो ये था, एक तो ये एक्सपीरियंस करने को मिला यूट्यूब की वजह से कि मैंने जो वीडियोस बनाई, चलो उससे मैं मुंबई पहुंचा, मुझे तो आपके वर्क को रिकग्नाइज करा हाँ, जा रहा है। मैं मूवी लगभग 1-1.5 महीने पहले देख रहा हूँ, बाकी सब लोगों से सोचो इंडिया में सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनको मूवी दिखाई गई है और उनमें मैं हूँ, तो ये मेरे को अच्छा लगा। ओनली 5 पीपल? हाँ, That's- बिल्कुल प्राइवेट स्क्रीनिंग थी। ओह, और ऊपर से फिल्म भी फ्लैश, जिसका मतलब वे वेट बहुत सालों से करा था, वो फिल्म बहुत डिले हुई थी। और फिर ये हुआ कि उसके जो मूवी के डायरेक्टर्स हैं, वो भाई बहन है डायरेक्टर्स, उनका इंटरव्यू भी लिया है मैंने। ओके वो फेस टू फेस नहीं था, वो ऑनलाइन था। ओके, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक मतलब इंटरनेशनल डायरेक्टर जो आगे चल के बैटमैन की फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने फ्लैश बनाई है, तो मेरे लिए तो वो ड्रीम जैसा ही था बिल्कुल। तो आज भी मेरे को लगता है कि हाँ, यूट्यूब की वजह से एटलीस्ट मुझे ये सब चीज़ें करने को मिली। और सेलिब्रिटी की बात रही तो ऐसा होता है कि कई बार लोग मिल जाते हैं, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, वहाँ आ जाते सीधा हाथ मिला लेते कि अरे भाई आप यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगता, तो फिर बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, राइट? मेरे को ऑकवर्ड लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ इससे, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी थोड़ी ना, वो इसके जैसे ये फ़ैन है वैसे मैं भी फ़ैन हूँ मूवी कभी कोई ऐसा आदमी आया है जो गुस्से में आया, बोला भाई तो ये बंद कर देना रिव्यू वगैरह बनाना? मैं उसी के लिए जिम जा रहा हूँ कि अगर ऐसा दिन आए तो मैं लड़ने के लिए तैयार रहूँ। बिकॉज आप यूट्यूब में अगर कुछ गलत बोलते हैं तो ऐसे लोग पीछा करने लग जाते हैं, राइट? हाँ, ऐसा होता है, लोग धमकियाँ दे देते हैं ऑनलाइन ओके, कि तू अब ये बंद कर दे, ऐसे इसके बारे में, मतलब पर वो 1-2 ही होते हैं, क्योंकि और मैं इतना पीछे पड़ता भी नहीं किसी के कि मुझे ऐसा भी कुछ हो जाए। और जब कोई सामने मुझसे मिलेगा तो मैं फ्रेंडली हूँ, उसका मन नहीं करेगा मुझे मारने का, क्योंकि मारने आएगा भी तो उसका मन नहीं करेगा, वो मुझसे मुझसे बात करेगा तो उसी में ठीक है भाई तो अच्छा आदमी है, तो वो सही है, इतना तो चलता रहता है। आपने जो एजुकेशन ली है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो कहीं वो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपके काम में आज? तो हाँ, कंप्यूटर्स जो मैंने सीखा था कॉलेज के टाइम पे, वो यहाँ पे काम आ गया यूट्यूब में कि मैं एडिटिंग भी कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ टेक्निकली, कुछ डिफिकल्टी आ रही तो मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को किसी का जाना नहीं पड़ रहा। क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं इसी को फ़ोन करता हूँ कि विश्वजीत, मुझे ऐसा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू चेक? और ये 5 सेकंड में उसको ठीक कर देता है। तो आई एम श्योर वो एजुकेशन का काफ़ी फ़र्क पड़ता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। हाँ, वो जो टेक्निकलिटीज़ है वो मैं समझ गया था पहले ही, और अब वो हेल्प कर रही हैं, तो टाइम वेस्ट कम होता है मेरा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर मसाला सेगमेंट। सो मसाला क्वेश्चन नंबर 1, हु इज योर फेवरेट स्टार? इज इट शाहरुख खान और प्रभास? दोनों ही फेवरेट नहीं है मेरे। रियली? आज आपको बहुत जूते पड़ने वाले हैं इसका मतलब। मैं ऋतिक रोशन का फ़ैन हूँ बॉलीवुड से, तो मतलब पूरे इंडियन सिनेमा से मुझे ऋतिक रोशन की फिल्म, मतलब ऋतिक रोशन एज एन एक्टर मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। बाकी हाँ, मैं इन्जॉय सबकी फिल्म कर लेता हूँ, जो अच्छी फिल्म बनाएगा मैं इन्जॉय कर लूँगा। मैंने शाहरुख खान की फिल्म भी इन्जॉय करी है, मैंने प्रभास की फिल्म भी इन्जॉय करी है, ऐसी कोई बायसनेस है नहीं। अब बस ये है कि मेरे को शायद नहीं पता होगा कि मैं कहाँ पे बायस्ड हो रहा हूँ, मैं क्या पता मैं हो रहा हूँ, मैं खुद तो मानूंगा नहीं ये तो ऑडियंस ही बताएगी, पर आगे ऐसा मैं ऋतिक रोशन के लिए बायस्ड हूँ। ओके, ये तो मैं मानता हूँ, बाकी मेरे को नहीं सो पता। यू आर ऋतिक रोशन फैन? ऋतिक रोशन फैन, हाँ। और अगर हॉलीवुड से देखा जाए तो मेरे को पेड्रो पास्कल बहुत सही लगता है। तो मसाला क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने कभी पेड रिव्यूज करे हैं? पेड रिव्यूज़ के ऑफर्स तो आते रहते हैं, पर मैंने किया नहीं कभी। व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे ही बैकफायर करेगी। ओके, मैं आज कर दूंगा, कुछ पैसों के चक्कर में मैंने कर दिया, चलो आपने किसी कम अच्छी मूवी को बहुत अच्छा बता दिया तो लोग फिर आपको डाउट करने लग जाएंगे, आप पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वही बात है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरी। फिर आगे चल के अगर मैं कुछ रिकमेंड भी कर रहा हूँ तो कोई मेरी क्यों मानेगा, मैं तो एक झूठा इंसान हो गया कि भाई पैसों के लिए कुछ भी बोलता है। कल को नहीं भी करूँगा पेड रिव्यू तो भी लोग कहेंगे कि तो पेड रिव्यू होगा, तो वो मैंने नहीं करी वो चीज़ कभी। और मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताता ही हूँ अपने रिव्यू में, ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने पैसे लिए हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत भी है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो रखा है मेरे ख्याल से। यूट्यूब का जो रिव्यू कम्युनिटी का है, बहुत लोग करते हैं पेड रिव्यू, बहुत ये चीज़ चलती है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि जिन यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने पेड रिव्यू कर दिया है। बहुत बार नहीं पता चलता, बहुत बार पता चल जाता है। मसाला क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप कोई सीक्रेट्स या कुछ हैक शेयर करना चाहेंगे फॉर फास्ट फॉलोअर्स? हैक्स तो नहीं कहेंगे, कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसे? पहले तो आप ये देखो कि आप जो वीडियो बना रहे हो वैसी और वीडियोस उस कम्युनिटी में कौन बना रहा है, तो आपने देखा उनके बारे में देखो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो फेमस है ना, उन्होंने जो वीडियो बनाई, चलो आप भी उसी टॉपिक पे बना दो। अगर आपका चैनल फेमस नहीं है तो मे बी वो उनके रिकमेंडेशन में आ जाएगा, आपको व्यूज़ आ जाएंगे। ये एक तरीका है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही आप पॉपुलर होगे कि जब आप कुछ किसी फेमस चीज़ पे वीडियो बनाओगे, तो अगर आपको
और कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एक टेक्निक तो ये है। दूसरा पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन आप वही टाइटल यूज़ कर सकते हो अपने टैग में किसी और के यूट्यूब वीडियो का जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है, आप वो टाइटल अपने टैग में डाल दो। मेरे ख्याल से 10 में से 5 बार तो आपको वहाँ से व्यूज़ आ सकते हैं। वाह, श्योर शॉट मैं कुछ नहीं कह रहा, 100% कंफर्म नहीं है, जुगाड़ है एक, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप व्यूज़ आ जाएंगे। ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। आपने हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, आपके चैनल्स के बारे में। जाते जाते जो ये नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कुछ पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो ये रहेगी कि सबसे पहले तो जिसमें इंटरेस्ट हो ना वही करना। ऐसा नहीं कि जहाँ पैसे ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ जाने वो वीडियो बना ले हम जिस पे आपका इंटरेस्ट भी ना हो। ये तो चीज़ मत करना कभी भी, क्योंकि वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे आप फिर, अगर आपको पैशन ही नहीं है तो जिसमें पैशन हो वो करना। और ये देखना कि लोग क्या कर रहे हैं उनसे बेटर करना। जो करो बाकी लोगों से बेटर करोगे तो आपको ऑफकोर्स व्यूज़ आएंगे। और हमेशा एक कंटेंट गैप रहता है कि एक पर्टिकुलर कंटेंट होता है जो ऑडियंस को नहीं मिल रहा होता, वो आपको देना है उनको, बस इतना सा वो मंत्र गैप है। फिल करना है बेसिकली वो आपको, gap जो fill नहीं मिल रही है चीज़ वो प्रोवाइड कराएगी ऑडियंस को, एंड यू विल डू गुड। हाँ, और मैं भी इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है, मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ और इसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा इसका। और जाते जाते हमारे ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाले पॉडकास्ट को आपको पता चल जाए, रिकमेंड हो जाए आपको। और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए बने रहिए एनकाउंटर्स विद अभिमन्यु सिंह तोमर के साथ में। Last but not the least, I would like to thank our partners, Love Farsan, our hospitality partner, Style and Scissors, our grooming partner, Omasara, our wellness partner, Lights Camera Action, our cinematography and photography partner, Unique Wedding Magazine, our magazine partner, कृष्णवीर किरण फाउंडेशन आर एनजीओ पार्टनर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका फेवरेट पर्सनालिटी इस शो पर आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि हम उनको इस शो में लेकर आएँ। और जाते जाते हमारे पास में आपके लिए कुछ स्पेशल है विश्वजीत, एनकाउंटर्स के पार्टनर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये प्लांट हम यहीं पे लगाने वाले हैं ताकि हमें याद रहे कि आप यहाँ पे आए थे, और ये आप घर पे लगाइएगा नेस्ट, और ये हमारी याद आपको दिलाता रहेगा। हीट ये काम आएगा। और ये है स्टाइल एंड सिजर्स और ओमासरा की तरफ से आपके लिए गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming and sharing all your heart out. माय प्लेजर। Looking forward to call him again soon.